हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस की मैंने अभी तक 3 प्रोसेस की स्टडी किया है। एक तो आपने न्यूट्रिशन की स्टडी की, देन फिर रेस्पिरेशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुद्दा वही था एनर्जी को लेकर के। न्यूट्रिशन में आपने न्यूट्रिएंट्स को लिया तो था, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने ऑब्जर्व किया था, लेकिन वहाँ से भी एनर्जी नहीं मिल पाई। तलाश मुझे एनर्जी की थी। और फिर उसके लिए आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस की तरफ आगाह किया। और रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में था। और फिर उसको पहुँचाने के लिए आपको एक समस्या आ गई थी, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना था, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी की। और जब ये पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रहा था हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं जब एनर्जी रिलीज़ हुआ है तो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन भी टूटा था, ग्लूकोज भी टूटा था, और फिर फैट भी कहीं ना कहीं अपने आप में ब्रेक हुआ था। और इस दौरान कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बने थे। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करता है, क्योंकि कई ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो पॉइजनस नेचर का है, आपके बॉडी को हार्म कर सकती है। तो सिर्फ, और मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ। तो आज कहीं ना कहीं उस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। और इस टास्क को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। और आज वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन को। आखिर क्या होता है एक्सक्रीशन और कैसे होता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे किया जाता है। वैसे तो एक्सक्रीशन के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया लग चुका होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको रिमूव करना है। तो क्यों ना इसकी डेफिनेशन को एक आसान भाषा में लिखी जाए, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडीज। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स from the body। आज बात वेस्ट प्रोडक्ट की हो रही। ये वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए यूजफुल हो, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट बना रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल प्लांट्स है। वैसे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मैं कंज्यूम करता हूँ, ऑक्सीजन हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ। लेकिन जब आप प्लांट की स्टडी किए तो आपने देखा कि न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था। जिस समय पे फोटोसिंथेसिस कर रही थी, उस समय के लिए जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन भी करती है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, एनर्जी ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इस दौरान जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्लांट में एक सम इंस्टेंट कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट्स के होते हैं। लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली आपने देखा है, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, और तीसरा जो अभी आप करने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी हम लोग कर चुके हैं और करते हुए आ रहे हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एक्सचेंज हो चुका था। प्लांट प्रोसेस में आपने देखा कि एक बहुत ही उम्दा किस्म का एपारेटस डेट इज स्टोमाटा था, और स्टोमाटा के प्रेजेंस में पोर्स से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा था, रिलीज होना, कंज्यूम होना, ये प्रोसेस की स्टडी आपने कर रखा है। और अगर मैं बात करूं इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी को लेकर के, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन में और रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो किस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस से लंग्स में सबसे पहले ब्लड से एक्सचेंज होकर लंग्स में आई थी, और इसी लंग्स से फिर एक्सहेल हुआ है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा तो आज मैं यहाँ पे करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बेटा। मुद्दा तो नाइट्रोजन वेस्ट का है। यह वेस्ट प्रोडक्ट वैसे तो 3 तरीके का होता है। एक तो एमोनिया है, दूसरा यूरिया होता है, और एक यूरिक एसिड। यह मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में यह रिमूव होने के लिए इनको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ये ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस का ये ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे
बॉडी से इजेक्ट होने के लिए, बॉडी से इवॉल्व होने के लिए एक वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो अमोनिया है, और अगर उसके बाद वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वो यूरिया है, और जो थर्ड स्टेप में आती है वो यूरिक एसिड है। तो एमोनिया में क्योंकि मैक्सिमम वाटर को कंज्यूम करना पड़ता है इसे इजेक्ट करने के लिए, और मैक्सिमम वाटर अवेलेबल होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन वेस्ट एमोनिया होता है। और दूसरा जो मीडियम आप कह सकते हैं मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग, जब प्यास लगी पानी पी लिए, समझ पा रहे हैं आप, लेकिन वो भी पानी हम एक अच्छे अमाउंट में पीते हैं। लेकिन वहीं अगर बर्ड्स की बात करें तो इनको पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, या यूँ कहें कि ये पानी बहुत कम पीती है। तो ह्यूमन के केस में जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिया है, और फिर बर्ड्स के केस में यूरिक एसिड निकलता है। अब अगर बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसे इवॉल्व जो इजेक्ट हो रहा है इसके अलग अलग प्रोसेस की स्टडी करना है। अब उससे पहले अगर मैं चर्चा करूँ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक अपनी अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। वो हर एक ऑर्गेनिज्म नेचर ने एक स्ट्रैटेजी उसे अडॉप्ट करवाई है, और वो उसे अडॉप्ट करके अपने इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो आपको पता है एक सिंगल सेल है जो उस सारे एसेंशियल प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है, और आज भी ये जो एसेंशियल प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन, ये सिंगल सेल करेगी। और जब सिंगल सेल कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करती है, तभी तक आपने देखा है कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने बॉडी सरफेस से कंप्लीट करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आज भी वही काम करेगी। क्या कि इस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ये वाटर में इवॉल्व कर देती है, डायरेक्ट वाटर में इजेक्ट करती है। मैं वाटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम मेनली एक्वेटिक हैं, और आप स्टडी किसकी करते हैं यूनिसेलुलर में, अमीबा और पैरामीशियम की। इसलिए कह रहा हूँ ये अपने बॉडी सरफेस से इस नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल्ड आउट करता है, या आप कहें कि रिलीज कर देती है डायरेक्ट किसमें, वाटर में। बाकी बर्ड्स की अगर बात करें और ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर में एक अलग सिस्टम है डेट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। वैसे तो बर्ड्स यूरिक एसिड रिलीज करता है, और ह्यूमन की बात करें तो वो यूरिया का सिक्रीशन करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स में भी दुनिया भर के, लेकिन आज मैं स्टडी करने जा रहा हूँ ह्यूमन को लेकर के और प्लांट्स को लेकर के। यूरिक एसिड बर्ड में होता है, या आप क्लास 11th के एनिमल किंगडम में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनकी प्रोसेस की स्टडी करेंगे। दूसरा एमोनिया के बारे में मैंने बता दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने छोटे से शब्दों में लिखा है कि द यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सपेल्ड आउट दिस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू द वाटर। डायरेक्टली इनटू द वाटर कहने का मतलब सीधा था कि उसकी फोकस अमीबा और पैरामीशियम पे है। अमीबा एंड पैरामीशियम लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लिखा है डायरेक्टली इनटू द वाटर। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर की बात करूं तो वो आपका अमीबा एंड पैरामीशियम है। दूसरा मल्टी सेलुलर में फिश है, तो फिश भी एमोनिया ही सिक्रीट करती है, वो भी डायरेक्टली वाटर में। ठीक है, तो आइए चलते हैं आखिर ह्यूमन में किस तरीके से होता है। आपको पता है बेटा कि ह्यूमन जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और काफ़ी स्पेशलाइज्ड इसके अंदर में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल ही नहीं, स्पेशलाइज सिस्टम भी होता है। तो आज क्यों ना इसकी एक सिस्टम की स्टडी की जाए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है इसका स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन में पढ़ चुके। यहाँ पर दो किडनी सेपिड का स्ट्रक्चर होती है, जिसे आप किडनी ही कहते हैं। किडनी का मतलब राजमा होता है, इस आकार का दोनों साइड पे होता है। ये मार्कर चल नहीं रहा है, अभी दूसरे को लिया जाए। ये कुछ इस तरीके से, एक तो लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी था ये, और ये लेफ़्ट किडनी। ठीक है, इसी किडनी से एक डक्ट निकलती है, या कहें कि ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब को कहा जाता है यूरेटर। क्या कहेंगे बेटा? यूरेटर। आपकी एनसीईआरटी लिखती है पेयर ऑफ किडनी। पेयर का मतलब तो आप जानते हैं ना बेटा, जोड़ा होता है। मैंने दो बनाया है तो ए पेयर है। ठीक है, जैसे ए पेयर ऑफ स्लीपर का मतलब आपके पास दो स्लीपर हैं लेकिन जोड़े में है, उसी तरीके से ये पेयर ऑफ यूरेटर है, मतलब दो है, जो पेयर के फॉर्म में अगर कहूँ तो वो एक ही होता है। और यहीं से आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये जो आप यूरेटर देख रहे हैं, ये यूरेटर कहीं ना कहीं आकर के ये कलेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर में। कुछ इस तरीके से ये आपका
यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से ये यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर वैसे तो मैस्कुलर ऑर्गन है कि, और मैस्कुलर कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि इसके पास नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम है तो कहीं ना कहीं इसकी कंट्रोलिंग की जाती है माइंड के द्वारा। ऐसा नहीं है कि यूरिन अभी कलेक्ट हुआ है और ऑटोमेटिक ये बॉडी से इजेक्ट हो रहा है, नहीं, इसके अर्ज होते हैं। जब रिलीज करना होता है तो एक अर्ज होती है, यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर ओपन होगा, देन यूरिन पास होता है। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था। इसे कहेंगे किडनी। ये रहा किडनी, और इसे आप कह सकते हैं यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये रहा आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ये एक सिंपल बेसिक सा स्ट्रक्चर है किडनी का, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर का। किडनी बेसिकली फिल्टर का काम करती है। जो जिस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड में आपने देखा कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स अब मूव कर रहे हैं, कई सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लिम्फ में जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में ब्लड में होते हैं। ब्लड से ये फिल्टर करती है किडनी, और किडनी फिल्टर करके इस यूरिन को यूरेटर में भेजती है, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, यहाँ पर स्टोर है। और जब इसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब इसमें स्टोर होती है, देन फिर मुझे अर्ज होता है, और अर्ज होने के बाद ये बॉडी से रिलीज होती है। अब सवाल ये कि आखिर किडनी फिल्टर कैसे करती है, तो इसको देखने के लिए इस किडनी के पास जो बनी हुई है, ये छोटे छोटे एक कहें कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही इस चीज़ को एकम्प्लिश करती है, एक्सक्रीशन को इन ह्यूमंस। नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी डिटेल स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो ये आपने सिस्टम को देखा है। अब इनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करूं अगर नेफ्रॉन, तो उसकी स्टडी करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे ब्लड फिल्टर करती है और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से फिर आपका सारे के सारे डाउट क्लियर। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। इस वाले रीजन को ये कुछ इस तरीके से होता है, इसे कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ से फिर एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को नाम है पीसीटी। क्या कहेंगे? पीसीटी, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, आज ये बोमेन कैप्सूल के पास में है तो पीसीटी कहा है। और यहीं से फिर एक जो डक्ट है वो नैरो होती चली जाती है, इसे यू शेपेड स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनेली। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनेली। और फिर ये यहाँ से फिर लार्ज होकर के ये डीसीटी का फॉर्मेशन करती है, और इस डीसीटी को फिर ये एक्सपांडेड फॉर्म आप देख रहे हैं, ये डीसीटी है बेसिकली। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये कलेक्टिंग डक्ट है। अभी मैं इसे आपको विजुअलाइज करवा दूंगा कि बेसिकली ये है क्या। ये मैंने एक नेफ्रॉन बनाया है। किडनी में ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इस वाले रीजन को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये आपका पीसीटी है, और ये लूप ऑफ हेनेली है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। मैं आपको सारे को डिनोट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फंक्शन की स्टडी करूँगा। इस वाले रीजन को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। और इस वाले रीजन को कहा जाता है पीसीटी, डेट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पीसीटी। और इस वाले रीजन को कहा जाता है लूप ऑफ हेनेली। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनेली। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसे डीसीटी कहा जाता है। बेसिकली ये दोनों ही कलेक्टिवली है डीसीटी, दैट इज डिक्स्टल
कन्वोलेटेड टिब्यूल्स, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है। और बोमेन्स कैप्सूल में एक होता है इफेरेंट और एक होता है एफेरेंट। ठीक है। ये बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं जो ग्लोमेरुलस में आ रही है। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है और इसे कहेंगे इफेरेंट, जो पतली वाली है। ठीक है, इसे कहेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। नाम है बेसिकली, ये बस ये ब्लड वेसल्स है। इसके कहेंगे एफेरेंट और इसे कहेंगे इफेरेंट। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है। अब यहाँ पर अब इसकी फंक्शन की स्टडी करना है। ये तो आपका स्ट्रक्चर था। इसे कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनेली, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली आपको मैंने एक दिखाया, ये जो ब्रांचेस है ना, ये किसी ट्री के ब्रांचेस नहीं, कोई और जो नेफ्रॉन होगा, कोई और जो बोमेन्स कैप्सूल वाली पार्ट होगी, वो भी आकर के यूरिन को यहीं पर कलेक्ट करेगा। बेसिकली ये एक नाला है। जैसे हर घर में डोमेस्टिक सीवेज होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, और वो सारे वेस्ट को एक कॉमन नाला में भेजा जाता है ना। उसी तरीके से ये भी एक कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ पर सारे जो नेफ्रॉन अपना फंक्शन कर रही है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में ही उस यूरिन को छोड़ती है। अब आप इसके फंक्शन को ज़रा ध्यान से देखिए। अभी अभी एफेरेंट आर्टियोल के माध्यम से यहाँ पर ब्लड आई है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए एक छन्नी लगा होता है छाँकने के लिए। ब्लड आई है, ये फिल्टर हुई, फिल्टर होने के बाद इस यूरिन का फॉर्मेशन करती है, और ये यूरिन जो है इस सारे प्रोसेस से पास हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये समझ लीजिए। अभी आप यूरिन ही बन करके जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। ब्लड फिल्टर हुई, फिल्टर होने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, उसके साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। वो प्रोडक्ट्स हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है वाटर हो सकता है एमिनो एसिड हो, विटामिन्स हो। ये क्योंकि जब ये फिल्टर होती है, वो कंप्लीट फिल्टर नहीं होता है। मैक्सिमम फिल्टर तो वहाँ पे हुई है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो माइन्यूट लेवल का था, वो इंटर कर चुके थे। यहाँ पे उसकी होनी होती है रीएब्जॉर्प्शंस। सबसे पहले जो ब्लड आई थी लेकर के, इसे एफेरेंट आर्टियोल का, एफेरेंट से आई है और वो फिल्टर होकर के फिर एफेरेंट में चली गई। लेकिन ये आई फिल्टर हुई, बॉडी में चली गई। अब जब ये बोमेन कैप्सूल से पास हुआ तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होती है, सर्चिंग होती है कि जो चीज़ बोमेन कैप्सूल ने फिल्टर करके दिया है, क्या सारे को बॉडी से एक्सपेल आउट करनी है या उनसे भी कुछ गलती हुई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोमेन्स कैप्सूल ने वाटर को सब फिल्टर कर दिया है मैक्सिमम अमाउंट में, लेकिन बॉडी में वाटर की कमी है। आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पिया ही नहीं, या गर्मी के दिन है, पसीना ज़्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वाटर जो है बॉडी में होल्ड कर रहा है। तो ब्रेन और नेफ्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन का माध्यम सिर्फ हार्मोन से होता है। डेट इज, अगर रीअब्जॉर्व करना है वाटर को तो ADH हार्मोन रिलीज होती है। मैं हार्मोन केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर के आप क्लास 10th में, आपको पता है लाइफ प्रोसेस के बाद वो क्यों दिया गया है, वो इसी से रिलेट करने के लिए दिया गया है कि एक्सक्रीशन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप पहली बार हार्मोन्स के बारे में सुनते हैं कि ये ब्रेन और नेफ्रॉन के बीच का इंटरेक्शन है, और ये इंटरेक्शन ADH से होती है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्व होता है क्या क्या चीज़, शुगर हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, और वाटर हो सकता है। इस वजह से इसे कहा जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा PCT से लेकर के DCT में, देन फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा से वो इजेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये अपनी बात हुई यूरिन फॉर्मेशन को लेकर के कि यहाँ पर रिएक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि DCT वाले पार्ट में, हाँ, इस वाले रीजन में मैं फंक्शंस को लिख देता हूँ कि ये फिल्ट्रेशन हुआ है, और इस वाले रीजन में को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होती है क्या, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फंक्शंस इस तरीके से है कि ये फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन,
और इस तरीके से फिर यूरिन का फॉर्मेशन बॉडी से इजेक्ट हो गया। ये तो बात हुई अपनी ह्यूमन को लेकर के कि आखिर किस तरीके से हमारे बॉडी में एक सिस्टम इवॉल्व है, किस तरीके से ये स्पेशलाइज सिस्टम हुए। अब जो मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी थोड़ी सी चर्चा की आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में, कि किसी ह्यूमन बीइंग में एक एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है जो किडनी फंक्शन नहीं करता है, उस केस में क्या करें? क्या मरने दें? क्योंकि अगर बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसको मरने दिया जाए या फिर कुछ उपाय निकाला जाए। मेडिकल फील्ड में इस प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए हम आर्टिफिशियली करते हैं बाहर में, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से। मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन का होता है। मैं आपको हीमोडायलिसिस के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप इसे एनसीईआरटी में आराम से रीड करेंगे तो समझ में आएगी मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है। अब देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है आर्टिफिशियल किडनी की। आर्टिफिशियल किडनी, या आप कह सकते हैं कि हीमोडायलिसिस, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि किडनी एबनॉर्मल किसी इंसान में हो जाती है, जिसमें एबनॉर्मल है तो वो पेशेंट है। और ये मैं पेशेंट का हैंड को बना रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे फिगर पे ना, डायग्राम पे ना जाएं। ये रहा एक फिंगर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये इस तरीके से ये पांचवा फिंगर है, ठीक है। ये आप रिस्ट देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है, और ये भी अलग एक रिस्ट है, ठीक है। ये किसी पेशेंट का हैंड है। इस हैंड से मैंने आर्टरी से ब्लड को भी एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब ब्लड को लिया आर्टरी से, क्योंकि ये लिक्विड है तो इसको पंप कराना पड़ता है, तो यहीं पर एक पंप लगी होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से आर्टरी पास होगा, ये पंप से होते हुए आ रही है। अब क्या होता है कि एक हीमोडायलिसिस चैम्बर बना होता है। इस चैम्बर को आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से आर्टरी आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन एग्जिट होता है, यहाँ से सॉल्यूशन एंट्री होती है, और यहाँ से वेन निकलता है। मैंने हर जगह एक कॉलम बना दिया है। ये आर्टरी सबसे पहले इस हीमोडायलिसिस चैम्बर में आई है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो कि सिलोफेन ट्यूब का बना होता है, वो इसी से जुड़ जाती है, ठीक है। ये आर्टरी है, ये सिलोफेन ट्यूब की मैं बना रहा हूँ जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ से फिर वेन निकलती है, वेन में इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसके लिए एक फ्रेश सॉल्यूशन दी जाती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसे एक बॉटल भी ले सकते हैं, और यहाँ से फिर वो एग्जिट होती है। एक और बॉटल लगी होती है, ठीक है। ये हीमोडायलिसिस का अभी सेटअप के बारे में बता रहा हूँ कि ये हैंड है, पेशेंट की हैंड। इस वाले पार्ट को कहेंगे आर्टरी। क्या कहेंगे? आर्टरी। इधर से आ रही है ब्लड, और ये जो जा रही है इसको कहते हैं वेन, ठीक है। इसे कहेंगे पंप। और ये जो आपका इम्पोर्टेंट लगा हुआ है इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो कि बना होता है सिलोफेन ट्यूब से। ये आपका फ्रेश सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में ब्लड में जो कंटेंट है वो सारे कंटेंट होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें वो सारे कंटेंट हैं जो आपके ब्लड में है,
और वही नहीं है जिसे निकालना है। क्यों नहीं है इसको आप ध्यान से देखिए। मान के चलिए ये सॉल्यूशन आज यहाँ पर आई है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के आसपास ये सॉल्यूशन पूरा बह रहा है। अब क्या होगा, जो ब्लड इधर से आ रही है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, लाइक यहाँ पे यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे यूरिया 0, ठीक है, यहाँ पर यूरिया ज़्यादा, यहाँ पर यूरिया का कंसंट्रेशन 0। अब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस में आपने पढ़ा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, आओ यूरिया ब्लड से बाहर आओ, आओ यूरिया बाहर आओ, आओ यूरिया बाहर आओ, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो सारे इसमें आ गए। ब्लड के कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि जिस कंसंट्रेशन में यहाँ है उसी कंसंट्रेशन में यहाँ आज वो आइसोटेनिक में, लेकिन यूरिया अभी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे आई। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पर भी यूरिया का कंसंट्रेशन हाई हो गया, क्योंकि ब्लड से तो यूरिया आई, इस वजह से बार बार इस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है इस वाले बॉटल में, ठीक है। इस वाले बॉटल में कह सकते हैं कि यह बीकर है, इसमें इस सॉल्यूशन को बाहर किया गया, इसमें आप कह सकते हैं कि यूज्ड सॉल्यूशन है ये, और ये फ्रेश सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, ब्लड के वो सारे कंटेंट एक्सेप्ट वही जो निकालना है। आप देख चुके हैं कि पेशेंट का हैंड है, वेन है, आर्टरी है, पंप है, और ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस परफॉर्म इन द ऑन विच बेसिस, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिक उसका प्रोसेस क्या है, तो वो है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ये बात भी आपकी हीमोडायलिसिस को लेकर के, यहाँ से आपका ह्यूमन में एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। अब स्टडी करेंगे थोड़ा सा प्लांट्स को लेकर के, बहुत हद तक आपको प्लांट्स के बारे में पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस पर चर्चा हो जाए ना, वरना फिर आपको एक भ्रम रह जाएगा, यार सर आपने तो प्लांट्स में कराया ही नहीं। तो आइए अगला जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वैसे तो प्लांट्स में अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रहा है ये तो आपको पता है कि स्टोमाटल पोर है, स्टोमाटल पोर के जरिए से कार्बन डाइऑक्सीजन जो है वो खिल गए। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी होते हैं, एक तो CO2 एंड O2 ये है, दूसरा वाटर भी है, तीसरा अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। क्या कहा, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, हाँ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, बाकी बॉडी में भी, प्लांट्स बॉडी में भी अलग अलग मैकेनिज्म चलता रहता है। आप हायर क्लास में इनके सारे वेस्ट प्रोडक्ट के नाम सुनेंगे, यहाँ मैं बोलूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये आप देख चुके हैं कि स्टोमाटा से कितने प्यार से ये एक्सचेंज हो जाती है। वाटर भी आपने देखा है, स्टोमाटा में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका क्या जो है आज हमारे पास अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। इस वेस्ट प्रोडक्ट्स में दो बातें होती है, या तो प्लांट इसे स्टोर करने का काम करती है या डायरेक्ट रिमूव करती है। क्या कहा, या तो स्टोर करेगी या डायरेक्ट रिमूव करेगी। मैं ट्रांसपिरेशन को थोड़ा सा रब करके इसकी अदर पार्ट को इस साइड पे लिख रहा हूँ, सो डेट कि इधर स्पेस बच जाएगा तो आपको समझना आसानी होगा। या तो स्टोर करता है या तो डायरेक्ट रिमूव करेगा। डायरेक्ट रिमूव करेगा तो ये चला जाएगा सॉइल में डायरेक्टली। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स रूट के जरिए से डायरेक्ट सॉइल में भेज दिया। लेकिन स्टोर की अगर बात आती है तो ये दो जगह पे होता है। स्टोर या तो लीव्स में होती है या फिर ओल्ड जाइलम में, और एक थर्ड जो है, हाँ इसे आप इधर देख लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो देख लिया, मैं इधर बना देता हूँ, वो आपको एक क्लियर व्यूज़ हो जाएगा एक्सक्रीशन कैसे होता है।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले या तो CO2 है या O2 है, ये स्टोमाटा कर रही है, देख चुके हैं आप। या तो वाटर है, ये भी स्टोमाटा के माध्यम से हुआ है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। अब मैं बात कर रहा हूँ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या है ये देख लीजिए आप। सबसे पहले तो एक वाटर तो स्टोमाटा के जरिए से ट्रांसपीरेशन हुआ। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को या तो ये स्टोर करता है या फिर ये डायरेक्ट रिमूव करता है। डायरेक्ट रिमूव कहाँ पे करेगा? तो सॉइल में करता है। ठीक है, अब बात हुई स्टोर की। स्टोर कहाँ कहाँ पे होगा? एक तो ये लीव्स में स्टोर हो जाता है, उसके बाद सेल वैक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पर भी स्टोर है ये, और फिर अगर बात करें तो ओल्ड जाइलम में भी स्टोर होता है। ठीक है, लीव्स एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि लीव्स फॉल कर जाती है। लीव्स फॉल हुई है मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल गिर गए। वैक्यूल्स स्टोर रहता है बॉडी में लेकिन सेल डेड कर जाती है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि सेल खुद ही मर चुकी है, वैक्यूल्स में था, मर चुका है। ओल्ड जाइलम की बात करें तो यहाँ पर लैटिक्स और रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, या आप कहें कि रेजिन्स एंड गम्स। ठीक है, ये बात भी अपनी प्लांट्स को लेकर के कि प्लांट्स में कैसे होता है। एक तो एक्सक्रीशन कार्बन डाई और ऑक्सीजन की बात करें तो वो स्टोमाटा के प्रोसेस से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हुआ। स्टोमाटा में गैसेस एक्सचेंज हुआ, लिख देता हूँ, गैसियस एक्सचेंज। दूसरा जो वाटर था आपने देखा कि स्टोमाटा में ही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया। और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें दो बातें होंगी, या तो स्टोर होता है कुछ समय के लिए प्लांट बॉडी में, देन आफ्टर वो रिमूव होगा, या तो डायरेक्टली रिमूव हो जाता है। डायरेक्टली रिमूव की बात करें तो वो तो सॉइल है। स्टोर की बात करें तो या तो ये लीव्स में स्टोर होगा या वैक्यूल्स में या ओल्ड जाइलम में। जब लीव्स में स्टोर होता है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या लीव्स फॉल कर जाती है, और जब वैक्यूल्स में स्टोर होता है तो सेल कुछ समय के बाद खुद ही डेड कर जाती है। और बचा ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में रेजिन एंड गम्स प्रेजेंट होता है, ये बॉडी से फिर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है बाद में। ठीक है, इस तरीके से जो प्लांट्स बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का रिमूवल होता है, यहाँ से आपका ये एक्सक्रीशन प्रोसेस भी कंप्लीट, और इस प्रकार से आपका ये पूरा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आपने चारों प्रोसेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया, और हर एक प्रोसेस को पढ़ने के बाद, हर वो क्लास करने के बाद आप उस प्रोसेस को NCERT में भी पढ़िए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जो भी सिलेबस को कवर किया है वो NCERT को से ही कवर किया, मैंने कोई रेफरेंस बुक से काम नहीं करवाया। लेकिन मैंने थोड़ी सी उसमें अगर एक्स्ट्रा बातें की है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रांस लेवल पे, जैसे JMI AMU की अगर बात करें तो उस इंट्रांस में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने बात किया है। बाकी बोर्ड के बिहाफ पर ये आपका इतना सफिशिएंट था, और आज आपका ये लाइफ प्रोसेस टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।